हेलो, वेलकम यू ऑल टू अबाउ। आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? स्टैंडर्डाइज कैसे आप करोगे कोई अननोन सोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगर कोई बॉटल आपके पास रखा हुआ है लेबोरेटरी में, ये मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। अगर आपके पास लेबोरेटरी में कोई एक बॉटल रखा हुआ है जिसके ऊपर लेबल्ड है HCl, बट इसका स्ट्रेंथ आपको पता नहीं, आपको इसको काम पे लाना है, लेकिन इसका नॉर्मलिटी कितना है ये बिना जाने आप काम शुरू नहीं कर पाओगे। और इसके साथ और दो इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल जब कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा तब आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा कि लेबोरेटरी में NaOH है जिसका नॉर्मलिटी आपको पता है, नॉन स्ट्रेंथ जिसका नॉर्मलिटी आपको पता है, ऐसा एक NaOH सोल्यूशन इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि आपके लेबोरेटरी में जो इंडिकेटर है वहां पे फेनप्थलीन भी अवेलेबल है, और उसके साथ मिथाइल रेड या फिर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी अवेलेबल है। एंड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, इसको आप ऐसे सोचना कि आप एक्चुअली कोई लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, क्योंकि जब GSI का क्वेश्चन पेपर या एनालिटिकल केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाता है वो कोई रियल सिचुएशन को इमेजिन करके ही दिया जाता है, ना कि हाइपोथेटिकल। तो थर्ड एस्पेक्ट क्या है मैं बताने जा रहा था कि someone has informed you कि the HCl is approximately 0.01 नॉर्मल और सो। तो ये है आपके पास रियल लाइफ सिचुएशन। दिस इज योर रियल लाइफ सिचुएशन। अब आप बताओ कि आप कैसे इस HCl बॉटल का स्ट्रेंथ कितना है ये आप कैसे निकालोगे। फर्स्ट ऑप्शन दिमाग में क्या आएगा कि हमारे पास अगर नॉन स्ट्रेंथ का NaOH अवेलेबल है तो NaOH से NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका टाइट्रेशन करवा देते हैं। बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन से हमको पता चल जाएगा कि HCl का नॉर्मलिटी कितना है, बट दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। ये प्रोसीड्यूर रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि कुछ सोल्यूशन होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब जिसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता, स्ट्रेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि K2Cr2O7, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट एटसेट्रा। और कुछ सोल्यूशन होता है जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जिसका स्ट्रेंथ हमेशा चेंज होता है। और इस सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अंदर क्या आता है? आता है HCl, हमारा एसिड भी आ गया, और NaOH भी एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो आप एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए दूसरा एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड को यूज नहीं कर सकते। आपको HCl का स्ट्रेंथ जानने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड जो कि बेस है, मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड बेस को आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा बेस है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है? सोडियम कार्बोनेट, और अच्छे से कहूं तो एनहाइड्रस। आपको बॉटल मिलेगा लेबोरेटरी में एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का, और उसी से आपको इस प्रोसेस को चालू करना है। आप प्रोसेस कैसे चालू करोगे? सपोज सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस आपने एक बीकर में सम अमाउंट वेइंग करके ले लिया, ठीक है। आपने कितना अमाउंट लिया? सपोज यू हैव टेकन W ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब इसको आप क्या करोगे? डिजॉल्व करोगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आपने कुछ डिस्टिल्ड H2O यानी कि डिस्टिल्ड वाटर इसमें दिया, देन यू विल हैव अ सोल्यूशन। और ये जो आपके पास सोल्यूशन आया, इस सोल्यूशन में क्या है? इसमें W ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व्ड कंडीशन में है। अगर डिजॉल्व्ड नहीं होता है तो इन रियल लाइफ आपको उसको थोड़ी देर के लिए
वार्म करना पड़ेगा, ठीक है। हॉट प्लेट में बिठा के थोड़ी देर के लिए उसको वार्म करना पड़ेगा ताकि डिजोल्व हो जाए जो सोडियम कार्बोनेट था। तो देखना है ये कंप्लीटली डिजोल्व हो गया है कि नहीं। सपोज कंप्लीटली ये डिजोल्व हो गया है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अननोन स्ट्रेंथ। आपके पास जो अननोन स्ट्रेंथ का HCl था, अननोन स्ट्रेंथ HCl सोल्यूशन, उससे आप टाइट्रेशन करोगे। कैसे टाइट्रेशन करोगे, उसको आप एक ब्यूरेट में ले लीजिए। ब्यूरेट में लेने के बाद नीचे जो सोडियम कार्बोनेट वाला सोल्यूशन था उसका बीकर को रख दीजिए। इसके अंदर क्या है, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है। देन आपको कोई भी एक एसिड बेस इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज करोगे। तो एनीवे आपने एसिड बेस इंडिकेटर इसमें डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे जो सोल्यूशन है ब्यूरेट के अंदर, वो कौन सा सोल्यूशन है, दिस इज इन नॉर्मल HCl। हमको पता नहीं स्ट्रेंथ, तो हम इन नॉर्मल HCl इसको एज्यूम कर लेंगे कि HCl का नॉर्मलिटी इज इन। तो थोड़ी देर टाइट्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा। एट एंड पॉइंट हम क्या करते हैं, कोई टाइट्रेशन का जब एंड पॉइंट आ जाता है, ब्यूरेट से टाइटर वैल्यू यानी कि कितना ml HCl कंज्यूम हुआ है उसको नोट करेंगे। सपोज टाइटर वैल्यू इज VmL, तो VmL हमको क्या मिल गया, VmL हमको मिल गया HCl कंज्यूम्ड, इतना अमाउंट HCl कंज्यूम हुआ है। अब आप देखो बीकर के अंदर रिएक्शन क्या हो रहा है। इस बीकर के अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट और HCl का एग्जैक्टली क्या रिएक्शन हो रहा है उसी से आपको पता चलेगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन जब आप करवाओगे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जनरेट होगा, उसके साथ वाटर जनरेट होगा एंड कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होगा। लेकिन ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका स्टोइशियोमेट्री बैलेंस करना पड़ेगा। स्टोइशियोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप देखो एक ही जगह पे आपको बैलेंस करना है HCl, इसका स्टोइशियोमेट्री क्या होगा 2, और NaCl के आगे क्या होगा 2, बाकी सब सॉर्टेड है। अब दोनों तरफ खुद से एक बार देख सकते हो बैलेंस करके। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला है, इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन से हमें यह मिलता है कि सोडियम कार्बोनेट 1:2 मोलर रेशियो में HCl के साथ रिएक्शन करता है। मतलब अगर 1 मोल सोडियम कार्बोनेट है, बाय द वे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का अलग से बॉटल होता है जिसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल इंक्लूड नहीं होता। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन करता है। ये इंफॉर्मेशन हमको पता चल गया। अब हमारे पास बीकर में, जो बीकर था हमारे पास, उस बीकर में कितने अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट को हमने सोल्यूशन में डिसॉल्व किया था। यहां पे था हमारे पास W ग्राम सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 106 ग्राम। तो W ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हम लिख सकते हैं W बाई 106, इतना मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया, इसको हम रोमन 1 देंगे। अब रोमन 2 में आपको क्या सोचना है कि हमारा टाइटर वैल्यू क्या था, टाइट्रेशन के बाद हमारा टाइटर वैल्यू कितना था, VmL HCl कंज्यूम हुआ था। और हमने एज्यूम क्या किया था, वी एज्यूम्ड द स्ट्रेंथ। हमें तो पता नहीं था कि नॉर्मलिटी क्या है। वी एज्यूम्ड द स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू इन नॉर्मल, HCl का स्ट्रेंथ इन नॉर्मल, ये हमने एज्यूम किया था। नॉर्मलिटी और मोलरिटी को एक दूसरे में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि N इंटू मोलरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी। ये मैंने अलग एक लेक्चर में भी बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और ये N क्या है, ये जो N है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। N कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई एसिड हो, पॉलीबेसिक एसिड जैसे H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसको हम पॉलीबेसिक एसिड बोल सकते हैं। और एग्जैक्ट वर्डिंग्स में इसको हम
ट्राई बेसिक एसिड बोल सकते हैं। मतलब कोई रिएक्शन अगर इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हुआ तो एक एक करके 3 हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा। सो यहाँ पे जो N है उसको हम बोल सकते हैं कि ये बेसिसिटी ऑफ एनी एसिड, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सपोज आपके पास अगर जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में NaHCO3 ये पहले जनरेट होगा फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद सेकेंड स्टेप में और एक H प्लस आएगा एंड आफ्टर दैट वी विल गेट NaOH एंड उसके बाद वी विल गेट H2CO3 कार्बोनिक एसिड हमको मिलेगा। तो यहाँ पे भी कंज्यूमेबल हाइड्रोजन प्लस कितना है, 2 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिडिटी ऑफ ए बेस, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे, N कैन बी एसिडिटी ऑफ एनी बेस, या फिर इसको बहुत आसानी से हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन ए प्रोसेस। तो इनको हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, अभी हमारे पास हाथ में जो मॉलिक्यूल है दैट इज HCl। अब बताओ कि HCl के पास कंज्यूमेबल H प्लस कितना है, एक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो फॉर HCl ये जो इन फैक्टर वो कितना होगा, 1 होगा। मतलब कि HCl का मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम होगा। HCl का मोलरिटी विल बी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी। और ये इतना कुछ आपको बताने का जरूरत क्यों पड़ा मुझे, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास इन नॉर्मल HCl है। तो इन नॉर्मल HCl मतलब कितना मोलर HCl, हमने अभी अभी देखा मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम है। सो इसका मतलब हमारे पास इन मोलर HCl है। अब इन मोलर HCl मतलब क्या, मोलरिटी का डेफिनेशन वाइज अगर आपके पास इन मोलर HCl है दैट मीन्स 1000 ml ऑफ दैट सोल्यूशन, यानी कि 1000 ml ऑफ इन मोलर सोल्यूशन कंटेन्स कितना HCl वो कंटेन करेगा, एग्जैक्टली n मोल HCl वो कंटेन करेगा। लेकिन हमारा रीडिंग क्या आया है, आपको अगर याद है हमारा जो टाइटर वैल्यू आया था आफ्टर टाइट्रेशन वो आया था VML, मतलब बस VML HCl ही कंज्यूम हुआ था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि VML ऑफ n मोलर HCl कंटेन्स कितना मोल HCl, एग्जैक्टली कितना मोल है, क्या आएगा आंसर, NV बाई 1000 मोल HCl। इतना मोल HCl उसमें है, मतलब इतना मोल HCl को Na2CO3 ने कंज्यूम किया था टाइट्रेशन के वक्त। अब एक चीज आप बताओ, हमने इक्वेशन जो लिखा था सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl के रिएक्शन का जो इक्वेशन लिखा था उसमें सोडियम कार्बोनेट कितना था, उसमें सोडियम कार्बोनेट था 1 मोल। रिएक्शन कितने के साथ कर रहा था, 2 मोल HCl के साथ, यानी कि 1:2 इस मोलर रेशियो में। दिस वाज द मोलर रेशियो, इस मोलर रेशियो में रिएक्शन कर रहा था। तो 2 मोल HCl reacts with 2 मोल HCl reacts with 1 मोल सोडियम कार्बोनेट। तो इतना मोल HCl किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये जो NV/1000 जिसको हमने अभी अभी निकाला, जितना मोल ऑफ HCl कंज्यूम हुआ था वो कितने मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ एक्चुअल में रिएक्शन किया है, NV/1000 मोल HCl रिएक्ट्स विथ क्या होगा, सिंपली NV/2000 हो जाएगा, NV/2000 मोल सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये बोला था कि सॉल्यूशन में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है W ग्राम, और W ग्राम सोडियम कार्बोनेट मतलब W/106 मोल सोडियम कार्बोनेट। तो ये मोल कौन से मोल के साथ इक्विवेलेंट होगा, अभी अभी हमने जो निकाला NV/2000 इतने मोल के साथ इक्विवेलेंट होगा। NV/2000 इक्वल्स टू W/106। ये हो गया आपका इक्वेशन। इधर से आपको क्या निकालना है, अननोन स्ट्रेंथ। तो इनको आप एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ लेके जाओ। कितना आ जाएगा, 2000/106 इंटू W/V।
ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला। कौन सा? अननोन स्ट्रेंथ ऑफ ACL को निकालने का, यानी कि ACL को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो फॉर्मूला आपको चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे पास 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 कि आप कितना ग्राम लोगे। आपने तो कुछ ग्राम सोडियम कार्बोनेट को बीकर में लिया था एक्सपेरिमेंट से पहले ही। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट यू शुड टेक। ठीक है, आपको कितना अमाउंट सोडियम कार्बोनेट लेना चाहिए, एक नंबर सवाल। और दूसरा सवाल है कि विच इंडिकेटर यू शुड यूज, कौन सा इंडिकेटर आपको यूज करना चाहिए। आते हैं पहले सवाल पे। आपको याद है कि मैंने कहा था, एक इंफॉर्मेशन दिया था कि समवन फ्रॉम द लेबोरेटरी इन्फॉर्म्ड यू कि जो ACL है वो तो अननोन है, सही से उसका स्ट्रेंथ किसी को पता नहीं, लेकिन किसी ने आपको बोला था कि उसका स्ट्रेंथ 0.1 नॉर्मल के आसपास है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.1 नॉर्मल है उसका स्ट्रेंथ। ये जो साइन है ऐसे, इसको अप्रोक्स साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप्रोक्स साइन। जैसे नॉर्मली हम इक्वल्स टू लिखते हैं, तो किसी चीज को अगर किसी के साथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल करना है तो आपको ऐसे साइन देना पड़ेगा। तो ACL का स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 नॉर्मल। अगर ये ट्रू है और आपने बीकर में सोडियम कार्बोनेट लेने के वक्त कुछ भी सोचा नहीं और 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिए हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट से, तो देखो एक बार टाइटर वैल्यू कितना आएगा। कौन सा इक्वेशन था? ये वाला इक्वेशन था हमारा। इस इक्वेशन को और एक बार यहां पे लिख लेते हैं कि नॉर्मलिटी विल बी इक्वल्स टू 2000 by 106 इंटू W/V। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली नॉर्मलिटी है 0.1, तो नॉर्मलिटी के जगह 0.1 में पुट करता हूं, बाकी यहाँ पे सेम रहेगा। वेट आपने कितना लिया है? 5 ग्राम आपने वेट ले लिया है, डिवाइडेड बाय, अब देखो टाइटर वैल्यू कितना आता है। ठीक है, आप एक्चुअल जो टाइट्रेशन करोगे लेबोरेटरी में उसका वैल्यू कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करो। आंसर आएगा 943.4। इतना ml ऑफ 0.1 मोलर नॉर्मल ACL आपका कंज्यूम होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आप टाइट्रेशन किए ही जा रहे हो, टाइट्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, एंडलेस हो रहा है। आप 50 ml का ब्यूरेट खत्म कर दिए, उसके बाद और एक बार 50 ml का ब्यूरेट खत्म कर दिए, लेकिन आपका एंड पॉइंट ही नहीं आ रहा है। एंड दैट इज वाई प्रैक्टिकल फील्ड में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट यू शुड टेक, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो आप कैसे ध्यान रखोगे? अगर उसका अप्रोक्सीमेट आपको पता है कि नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल है, तो उससे आप एक बार कैलकुलेट कर लो कि अगर आप टाइट्रेशन को 25 ml में ही खत्म करना चाहते हो, कि 25 ml रीडिंग के अंदर ही एंड पॉइंट आ जाए, इसमें आप खत्म करना चाहते हो, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? 0.1 इक्वल्स टू 2000 by 106 इंटू कितना ग्राम आप लोगे वही आप कैलकुलेट कर रहे हो। सो W/Vml, हम चाहते हैं कि 25 ml में ये पूरा टाइट्रेशन खत्म हो जाए। इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा W इक्वल्स टू 0.1325 ग्राम। मतलब आपको उस बीकर में बस 0.1325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 0.1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। लेकिन आप उस गलती से बच गए कि 0.1 ग्राम की जगह 1 ग्राम या फिर 5 ग्राम लेके अगर आप टाइट्रेशन चालू करते तो आपका टाइट्रेशन कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये है एक प्रैक्टिकल चीज कि कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेके स्टैंडर्डाइजेशन शुरू करोगे, उसके लिए ये आइडिया रहना बहुत जरूरी है। अब सपोज आपने 0.1 ग्राम एग्जैक्टली वे किया है, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट एग्जैक्टली वे किया है, और उसको एक बीकर में डाल के उसमें क्या कर दिया है आपने? डिस्टिल वाटर ऐड करके उसको डिजोल्व कर दिया है। डिजोल्व करने के वक्त अगर वार्म करने का जरूरत पड़ा है वो भी आपने किया है। और इसके ऊपर आपने अभी क्या अटैच किया है? एक ब्यूरेट अटैच किया है, जिस ब्यूरेट के अंदर है हमारा ACL सोल्यूशन। उस ACL सोल्यूशन से आप अभी टाइट्रेट करोगे ड्रॉप वाइज। लेकिन आपने इंडिकेटर कौन सा दिया? सपोज आपको फेनोप्थेलिन इंडिकेटर मिला हाथ के सामने, आपने उसी को यूज कर लिया। फेनोप्थेलिन देने के तुरंत बाद सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? सोल्यूशन का कलर कंप्लीटली पिंक हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है? सोडियम कार्बोनेट, विच इज अ वेरी गुड बेस।
और अभी आप टाइट्रेशन शुरू किए और टाइट्रेशन के एंड पॉइंट में, एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, आपका पिंक कलर कंप्लीटली कलर लेस आ गया, ठीक है, एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। रीडिंग आपने देखा टाइट्रेशन का, जिसको हम टाइटर वैल्यू बोलते हैं, रीडिंग आपने देखा इसका आ रहा है 9.5 ml, ठीक है। आपने किससे टाइट्रेशन किया है? फेनोप्थलीन से टाइट्रेशन किया है। एंड पॉइंट क्या आता है? पिंक से कलरलेस, ये है एंड पॉइंट, और आपका टाइटर वैल्यू आया है 9.5 ml। हमने सोडियम कार्बोनेट कितना लिया था? 0.1 ग्राम एग्जैक्टली वेइंग करके लिया था। तो स्ट्रेंथ कितना है? ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी इक्वल्स टू 2000 बाई 106 इंटू डब्ल्यू बाई वी। तो W हमको पता है कि 0.1 ग्राम और V हमारा कितना आया? 9.5। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि स्ट्रेंथ कितना आता है। स्ट्रेंथ आपका आएगा, स्ट्रेंथ आएगा 0.198, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 0.2। तो आप सोचो आपका नॉर्मलिटी कितना आ गया? HCl का 0.2 आना कितना चाहिए था आपको? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो आपके लेबोरेटरी के कॉलीग्स ने दिया है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन नॉर्मलिटी 0.1 के आसपास आना चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.1 आना चाहिए, लेकिन आपका सीधा उसका डबल आ गया, इंटू 2। तो आपने गलती कहां पे किया? गलती आपने यहां पे किया कि यू हैव यूज्ड फेनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर। यहां पे आता है इंडिकेटर का रोल। फेनोप्थलीन इंडिकेटर का रेंज क्या है? पीएच रेंज क्या है? इसका पीएच रेंज है अप्रोक्सीमेटली 8 to 10, ये है इसका पीएच रेंज। और सोडियम कार्बोनेट एक डाइप्रोटिक एसिड है। सोडियम कार्बोनेट एक स्टेप में तो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता ना। सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज प्रोड्यूस करता है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। ये जो है दिस इज फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, जो टाइट्रेशन हो रहा है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये जो NaHCO3 अभी भी बाकी है, वो HCl के साथ रिएक्ट करके कंप्लीटली एसिडिक H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड जनरेट करेगा। कार्बोनिक एसिड जनरेट करेगा, साथ में ऑब्वियसली NaCl होगा। दिस इज योर फाइनल एंड सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। दिस इज योर सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। इसको आप ग्राफ में देखो, ग्राफ में समझने का कोशिश करो कि टाइट्रेशन के वक्त हो क्या रहा है। यहाँ पे आप डालते जा रहे हो ऊपर से HCl, सो वॉल्यूम ऑफ HCl, और ये है आपका pH। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट क्रूड कंडीशन में था और ये बेसिक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका pH वैल्यू है, क्योंकि बेस का pH वैल्यू हमेशा 7 से काफी ज्यादा ऊपर रहता है। अब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में एक ड्रॉप आएगा, उसके बाद सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट में और एक ड्रॉप आएगा। यहीं पे आता है प्रॉब्लम कि ये जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, वो आता है लगभग pH 8.3, या फिर आप इसको 8.5 भी मान सकते हो। 8.3 या 8.5 के करीब ये pH ड्रॉप आता है। और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब पूरा सोडियम कार्बोनेट एक कार्बोनिक एसिड जनरेट कर लिया, इसका जो pH आता है वो आता है 3.3 या फिर 3.5, आप ऐसा मान सकते हो। ये जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है, इसका pH आता है 3.3। मतलब टाइट्रेशन एंड कहाँ पे हुआ? आप देखो वॉल्यूम ऑफ HCl आप नीचे से देते जा रहे हो। वॉल्यूम ऑफ HCl को अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे, ये है आपका एंड पॉइंट। यहाँ पे आपको वॉल्यूम नोट करना चाहिए, टाइटर वैल्यू नोट करना चाहिए, लेकिन आपने लिए क्या हो? फेनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर लिए हो। फेनोप्थलीन का रेंज क्या है? 8.3 से 10, ये है फेनोप्थलीन का रेंज। तो ऑब्वियसली फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये जो आपका फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, उसी में फेनोप्थलीन आपको क्या दे देगा? कलर चेंज दे देगा। फेनोप्थलीन आपको कलर चेंज दे देगा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में, और आप सोचोगे कि वही आपका एंड पॉइंट है, बट दैट इज रॉन्ग। और इसीलिए हमको सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl का जब भी टाइट्रेशन करो, Na2CO3 वर्सेस HCl, इसका जब भी टाइट्रेशन करो, कौन सा इंडिकेटर आप यूज करोगे? इंडिकेटर आप यूज करोगे मिथाइल रेड, जिसका pH रेंज है 4.0 से 6.0 अप्रोक्सीमेटली, या फिर आप मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हो, जिसका pH रेंज वैसे ही 3.2 से 5.5 इसके बीच में रन करता है। मतलब ये जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है,
pH 3.3, ये सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आपको मिथाइल रेड या फिर मिथाइल ऑरेंज प्रोवाइड करेगा। मतलब मिथाइल रेड या फिर मिथाइल ऑरेंज अगर आप यूज करते तो आपका सही एंड पॉइंट आता, लेकिन आपने तो फेनोप्थलीन यूज कर लिया है, तो उसको सुधारने का एक मौका आपको फिर भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ। ये जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है और ये जो सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के डबल है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से स्टोइशियोमेट्रिकली रिलेटेड है। मतलब अगर इसके लिए फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में पहुंचने के लिए आपको VmL ऑफ HCl लगा होगा, तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 2 VmL ऑफ HCl का जरूरत है। एंड दैट इज वाई आपने अगर गलती से फेनोप्थलीन इंडिकेटर यूज भी कर लिया और अगर उसका टाइटर वैल्यू आया VmL, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइटर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एक्चुअल टाइटर वैल्यू आ जाएगा, जो कि मिथाइल रेड या फिर मिथाइल ऑरेंज यूज करने पे आपको एक बार में ही मिलता। अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे। आपका टाइटर वैल्यू इस टाइट्रेशन में कितना आया था? आप देखो यहाँ पे टाइटर वैल्यू आया था 9.5 ml, लेकिन हमने यूज क्या किया है? फेनोप्थलीन को एज इंडिकेटर यूज किया है। तो हम क्या करेंगे? 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 19 ml। ये होगा आपका फाइनल टाइटर वैल्यू। अब इस इक्वेशन में आप 19 ml को पुट करो। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ऊपर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो सेम रहेगा 0.1 ग्राम, लेकिन नीचे जो टाइटर वैल्यू है उसके जगह आप 19 ml को पुट करो। फिर कैलकुलेट करके देखो आंसर कितना आएगा। आंसर आएगा 0.993। ये होगा आपका नॉर्मलिटी, जो कि 0.1 नॉर्मल के करीब है। तो आपका एग्जैक्ट स्ट्रेंथ, अब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्योंकि आपको पता चल गया कि HCl का एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कितना है, 0.993 नॉर्मल। ऐसे HCl का स्टैंडर्डाइजेशन करता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।